हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहली क्लास में हम कुछ प्रश्न पढ़ चुके हैं, उसके आगे के प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है। आपको बताना है कि जो रचना प्राकृत पेंगलम है यह किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है हेमचंद्र, स्वयंभू, बंसीधर और विद्यापति। तो इसके लिए राइट आंसर आपको बताना है प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी बंसीधर है। तो प्राकृत पेंगलम बंसीधर की यह प्राकृत पेंगलम जो है इसमें कुछ कवियों का हमें वर्णन मिलता है, जिसमें कि जज्जब आते हैं, बंसीधर आते हैं, लक्ष्मीधर आते हैं, सारंगधर आते हैं। तो जो प्राकृत पेंगलम जो बंसीधर ने है इसने इन्होंने इस पर टीका लिखा है। ठीक है, प्राकृत पेंगलम पर इन्होंने टीका लिखा है, यानी कि अभी यहाँ पर रचना के रूप में भूला गया है, परंतु यह क्या है, इनके द्वारा लिखी गई टीका है। और जिसका संकलन करा था प्राकृत पेंगलम का वह किया था लक्ष्मीधर ने। ठीक है, प्राकृत पेंगलम का जो संकलन किया था, संकलनकर्ता कौन है, लक्ष्मीधर हैं, लक्ष्मीधर सारंगधर हैं। तो इनके संकलनकर्ता हैं और जो इसकी टीका लिखा था वह बंसीधर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। इनमें से कौन सी रचना है कि जो अपभ्रंश के प्रभाव से रचित है और हिंदी की रचना है। ऑप्शन है भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास और वसंत विलास। राइट आंसर आपको बताना है और इसके लिए जो राइट आंसर होता है, राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेश्वर बाहुबली रास। यह अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, वीरगाथाकालीन रासो काव्य में निम्न में से किस विषय का वर्णन नहीं हुआ है। इसमें से कौन सा विषय है जो कि वीरगाथाकालीन रासो काव्य में नहीं आता है। आश्रय धातुओं का अतिरंजन वर्णन है, इतिहास और कल्पना का भी मिश्रण है, कृष्ण लीला का प्रतिपादन या युद्ध का सजीव गयात्मक वर्णन। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। आपको नहीं में आंसर बताना है, क्योंकि तो नहीं जो है वो क्या है, कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं हुआ है। बाकी आश्रितताओं का अतिरंजन वर्णन भी मिलता है, इतिहास कल्पना का मिश्रण भी मिलता है और युद्ध का सजीव गयात्मक वर्णन भी इसमें मिलता है। अगला प्रश्न है, ढोला मारा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है। ढोला मारूरा दोहा यह किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है, बताना है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। और इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, राजस्थान। ढोला मारूरा दोहा यह लोकप्रिय लोक भाषा काव्य किसका है, राजस्थान का है। अगला प्रश्न है, निम्न में अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन हैं। अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि आपको बताने हैं कौन से हैं। स्वयंभू है, धनपाल है, राम सिंह है या फिर कुशल लाभ है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वयंभू। स्वयंभू जो है वो अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध का प्रथम कवि कौन है। सिद्ध का प्रथम कवि बताना है, सरहपा है, कन्हपा है, लुईपा है या फिर कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए सरहपा। सरहपा जो है वो सिद्ध के प्रथम कवि हैं और ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा हिंदी के प्रथम कवि भी माने गए हैं। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना गया है। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण इनमें से किसकी रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है। दामोदर शर्मा की, भोला शंकर व्यास की, हरिप्रसाद शास्त्री की या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन ए दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह दामोदर शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण को कितने प्रकरणों में विभक्त किया गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण को कितने प्रकरणों में विभक्त किया गया है, 2, 3, 4 या फिर 5। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में प्रकरणों की संख्या बतानी है। तो इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी 5। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में प्रकरणों की संख्या कितनी है, 5 है। अगला प्रश्न है, राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी रचना की गई। राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के उद्देश्य से कौन सी रचना की गई। कौन सी रचना की गई, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल या फिर संदेश रासक। राइट आंसर बताना है और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोई, विधना ऐसी रैनकर भोर कभी ना होई। अमीर खुसरो ने यह पंक्ति किसकी मृत्यु पर कही थी। आपको बताना है
कि यह पंक्ति अमीर खुसरो ने किसकी मृत्यु पर कही थी। पहले तो इसमें एक प्रश्न यह बनता है, कभी कभी केवल सेंटेंस देकर पूछ लिया जाता है कि यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, कि सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी टहन कर भोर कभी ना होए। तो यह पंक्ति कही गई है अमीर खुसरो के द्वारा। अब इन्होंने किसकी मृत्यु पर यह पंक्ति कही, यह आपको बताना है। ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, गणपति ठाकुर, मोइनुद्दीन चिश्ती, राजा गजेर सिंह। और इसके लिए जो राइट आंसर होता है वह होता है ऑप्शन सी, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती के मृत्यु पर अमीर खुसरो के द्वारा यह पंक्ति कही गई। अगला प्रश्न है, कछुली रास के लेखक कौन है। आपको बताना है कि जो कछुली रास रचना है यह किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन में है उदयन, उदयवंत, प्रज्ञा तिलक या पलहड़। तो कछुली रास के लेखक का नाम बताना है और इसके लिए जो राइट आंसर होता है वह ऑप्शन सी, प्रज्ञा तिलक। कछुली रास की रचना प्रज्ञा तिलक ने की। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा के लेखक कौन है। ढोला मारूरा दोहा के लेखक बताने हैं। कलोल है, हेमचंद्र है, शालिभद्र है या फिर जिनधर्म सूरी हैं। तो ढोला मारूरा दोहा यह रचना है कलोल की। ठीक है, ढोला मारूरा दोहा यह रचना किसकी है, कलोल की। बहुत जगह पर आपको यह रचना कुशल लाभ की भी मिलती होगी, लेकिन कुशल लाभ ने, क्योंकि यह रचना पहले दोहा में लिखी गई थी, दोहा में लिखी गई रचना थी यह कलोल के द्वारा, और जो कुशल लाभ थे, कुशल लाभ ने इनमें चौपाइयों में इसकी रचना की थी। ठीक है, इसमें चौपाइयाँ और जोड़ी थी कुशल लाभ ने, तो इसलिए इसके आपको दो लेखक मिल सकते हैं। अभी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, कलोल। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसकी है। आपको बतानी है यह पंक्ति किसकी है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। ऑप्शन है विद्यापति, अमीर खुसरो, शालिभद्र सूरी या जिनदत्त सूरी। राइट आंसर बताना है और इसके लिए जो राइट आंसर होता है वह ऑप्शन बी है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की यह पंक्ति है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। अगला प्रश्न है वह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 12 रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल का नामकरण करते हैं। उनमें से 4 रचनाएं अभ्रंश की और 8 रचनाएं देशभाषा काव्य की हैं। निम्न में से अभ्रंश के अंतर्गत कौन रचना नहीं आती है। तो शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी ने जो वीर गाथा काल नाम दिया उसका कारण क्या था, 12 रचनाएं थी। ठीक है, उन 12 रचनाओं में जो 4 रचनाएं थी वो किसकी हैं, अभ्रंश की, और जो बाकी 8 रचनाएं हैं वो कौन सी हैं, देशभाषा काव्य की। अभी आपको दी गई हैं अभ्रंश की रचनाएं, और ये सारी अभ्रंश की इनमें से बताना है कि कौन सी एक रचना है जिसे शुक्ल जी ने अभ्रंश की 4 रचनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया है, इन 4 रचनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किया है। तो ऑप्शन देखते हैं, विजयपाल रासो है, हमीर रासो है, कीर्तिलता है या फिर परमाल रासो है। राइट आंसर आपको बताना है और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, परमाल रासो। तो अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सी 4 रचनाएं थी जो कि अभ्रंश काव्य में मानी थी। उनमें एक तो विजयपाल रासो आती है, दूसरा हमीर रासो, तीसरा कीर्तिलता, और जो चौथी रचना थी वह थी कीर्ति पताका। ठीक है, जो चौथी रचना थी वो कौन सी थी, कीर्ति पताका थी। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, तो चौथी रचना इनकी कीर्ति पताका थी, जो कि अभ्रंश के अंतर्गत इन्होंने रखी थी और वीर गाथा काल मानने का जिसमें कारण था। अगला प्रश्न है, हेमचंद्र द्वारा लिखित शब्दानुशासन में किस भाषा के व्याकरण का चित्रण किया गया है। हेमचंद्र ने शब्दानुशासन लिखा है। पहला प्रश्न है कि शब्दानुशासन किसके द्वारा लिखा गया, वह लिखा गया हेमचंद्र के द्वारा। ये गलती से यहाँ पर प्रेमचंद्र आ गया है, तो ये प्रेमचंद्र नहीं है, यह है हेमचंद। तो किस भाषा के व्याकरण का चित्रण किया गया है, प्राकृत, अभ्रंश, संस्कृत या अवधी। राइट आंसर आपको बताना है और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृत। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, प्राकृत। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ।